चलिए शुरू करते हैं। ये कार्यक्रम आपको प्रतिबिंब चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से दिया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। और ये ट्रस्ट है मुंबई में स्थित, अंधेरी में इसका ऑफिस है और इसका पंजीकरण क्रमांक ऑफिशियल ट्रस्ट है 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। ज्योति कुमारी शीतल शाह, कुछ पूछना चाहती हैं आप? अगर पूछना चाहें तो अनम्यूट करके पूछिए, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, जो मुझे जानते नहीं है तो ये थोड़ा सा मेरा परिचय है। मेरा नाम प्रवीण मानकर है, वो टेलीफोन नंबर है, मेरा ईमेल एड्रेस है। पेशे से मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, आजकल औद्योगिक सलाहकार की भूमिका निभा रहा हूँ। 2005 से ज्ञान की शिक्षा हासिल करने की शुरुआत की। 2011 में बुनियादी पाठ्यक्रम सिखाने के लिए प्रारंभ किया। 2017 में अग्रिम पाठ्यक्रम सिखाना शुरू किया और 2019 में शिक्षकों को सिखाना शुरू किया। अब कोई मुझे बताएगा ये क्या दिख रहा है आपको? खासकर नए लोग अगर कोई हैं तो उनमें से बताइए। तो कोमल, आपसे ही शुरू करता हूं, आप बताइए क्या क्या दिख रहा है आपको? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। कुछ 3 पिक्चर्स दिख रहे हैं, समथिंग लाइक अ स्काई एंड वन इज डार्क। एक तो डार्क है और दूसरा कुछ फ्लाइंग जैसे है। कुछ अनुमान लगा सकती है क्या है ये? नहीं सर, नहीं ना, तो चित्र नहीं। पूर्ण नहीं है, इसलिए अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है ना? अगर हाँ हम जी। छोटे छोटे टुकड़ों में अगर पिक्चर देखेंगे तो क्या चित्र है वो उसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब देखते हैं ये पूरा चित्र क्या है। ये पूरा चित्र ये है। तो ये स्काई तो सही था आपका, लेकिन बाकी की चीजें क्या थी कुछ पता नहीं था। तो जब तक हमें संपूर्ण चित्र का अनुमान नहीं होता तब तक हमारे कयास अनुमान गलत हो सकते हैं। हम जो भी हम सोचेंगे वो गलत हो सकता है। यही हमारे जीवन का चित्र है। हम जीवन के बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं करते, पूरी जानकारी हमें होती भी नहीं है, और इसलिए हम जीवन में कठिनाइयां महसूस करते हैं, क्योंकि हमें हमारे जीवन का पूरा चित्र पता नहीं रहता। क्या पता करने की गुंजाइश है? मुश्किल है। गुंजाइश है क्योंकि मानव होशियार प्राणी है, इसलिए गुंजाइश तो है, लेकिन उसमें बहुत सारी मेहनत होती है और उसमें दिशाहीन होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए पूरा चित्र जीवन का हम हासिल करने में इतने सफल नहीं होते। ये पूर्ण चित्र देखिए, आकाश गंगा का चित्र है। हमारा सौर मंडल है, बीच में सूरज है, उसके इर्द गिर्द ग्रह घूम रहे हैं। फिर हमारा महाद्वीप है, फिर हमारा देश है, फिर हमारा राज्य है, फिर हमारा शहर है, हमारा घर है, और उस घर में हम खुद हैं। तो पूरी आकाश गंगा में हम कितने सूक्ष्म हैं, इसका अनुमान इस चित्र से हम लगा सकते हैं कि हम अति सूक्ष्म प्राणी हैं। यहां देखेंगे तो हमारा सौर मंडल यहाँ है, जिसको सोलर सिस्टम कहते हैं, सन एंड इट्स प्लैनेट्स। तो हमारा सौर मंडल इस पूरे आकाश गंगा में कितना छोटा है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और इस सौर मंडल में पृथ्वी कितनी छोटी होगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। उस पृथ्वी में आशिया महाद्वीप कितना छोटा होगा, उसकी कल्पना कर सकते हैं। उस आशिया में भारत कितना छोटा होगा, उस भारत में महाराष्ट्र कितना छोटा होगा, उस महाराष्ट्र में बंबई कितना छोटा होगा, या जो भी शहर में आप हैं
वो कितना छोटा शहर होगा। ज्योति कुमारी कुछ पूछना चाहती हैं आप? अगर पूछना चाहें तो अनम्यूट करके पूछिए। तो ये चित्र मैं क्यों बता रहा हूं? हम अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, और इस घमंड में हम गलत दिशा में भटकते जाते हैं और इससे हमें जिंदगी में काफी तकलीफें पहुंचती हैं। अगर हमें पूरा चित्र पता चले कि हम कहाँ हैं, कितने हैं, तो शायद ये घमंड की बीमारी हमें ना हो। इसलिए ये चित्र दिखाने की मैं थोड़ी सी चेष्टा कर रहा हूं। जरा सोचिए हम कितने सूक्ष्म हैं। जैसे कि एक वायरस, वायरस एकदम अति सूक्ष्म चीज होती है और उस वायरस ने पूरे दुनिया में क्या हाहाकार मचाया, ये 2 सालों से तो आप देख ही रहे हैं। तो उस वायरस के जैसे ही हम मानव हैं। अगर हम सौर मंडल देखें या पूरी आकाश गंगा देखें तो हम उतने ही सूक्ष्म हैं, लेकिन हमारे में भी उतनी क्षमता है कि हम सारी दुनिया में हाहाकार मचा सकें। जीवन का पूर्ण चित्र, जीवन का मतलब क्या है? क्या हम जानते हैं जीवन का मतलब क्या है? क्या हम जानते हैं कि हम पैदा क्यों हुए? क्या हम जानते हैं कि हम पृथ्वी पे क्या करने के लिए भेजे गए हैं? तो ये सारे सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे, और हमें सटीकता से मार्गदर्शन करने वाले कोई मिलेंगे नहीं। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन जीवन के बारे में बताने वाली कोई स्कूल, संस्था, कॉलेज ज्यादा दिखाई नहीं देती। हम हमेशा सुनते हैं जीना यहां, मरना यहां। गाना भी है एक फेमस राज कपूर का। और मौत के मापदंड पे जीवन अच्छा समझ पाते हैं, क्योंकि मौत का हर इंसान को भय रहता है, डर रहता है। कोई भी मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है। लेकिन कैसे जिए, जीवन क्या है, इसके बारे में कुछ अता पता नहीं। कहीं पे भी हम लड़खड़ाते हुए अपना जीवन बिता देते हैं। अगर जानकारी से हम जीवन बिताने की कोशिश करें तो शायद हम सफल हो पाए। तो देखते हैं जीवन क्या है और मौत के मापदंड पे उसको हम कंपेयर करेंगे। तो मृत व्यक्ति और जीवित व्यक्ति में फर्क क्या है? एक इंसान जीवित नहीं है, मृत है, तो उसके लक्षण क्या होंगे? और दूसरा इंसान जीवित है लेकिन कोमा में है, तो उसके लक्षण क्या होंगे? तीसरा इंसान जीवित है लेकिन सोया है, तो उसके लक्षण क्या होंगे? और चौथा इंसान जीवित है और जागरूक है, तो उसके लक्षण क्या होंगे? आइए देखते हैं। जीवित नहीं है, मृत है, तो वो निष्क्रिय है, उससे कोई क्रिया हो नहीं पाती। वो अचल है, हालचाल नहीं है उसकी कोई, और उसका श्वास भी चल नहीं रहा है। तो ये 3 लक्षण हैं। वो निष्क्रिय है, अचल है, और उसका श्वास रुका हुआ है। अब देखते हैं दूसरे इंसान को, जो जीवित है लेकिन कोमा में है। वो भी निष्क्रिय है, वो भी अचल है, लेकिन उसकी सांस चल रही है। तीसरा इंसान जो सोया है वो निष्क्रिय है, लेकिन वो हिलता है, करवटें बदलता है। सोया हुआ है लेकिन करवटें बदल रहे सारी रात हम, वो भी एक गाना फेमस है, और उसकी भी सांस चल रही है। ध्यान दे, वो सांस के ऊपर एक बिंदु है। वो बिंदु आप भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चौथे इंसान को देखते हैं, जीवित और जागृत है, तो वो क्रियाशील है, वो हिलता भी है, और उसकी सांस भी चल रही है। तो अगर हम देखें कि ये 3 इंसान जीवित हैं और जो पहला वाला इंसान है वो मृत है, तो उनमें जो महत्वपूर्ण फर्क है वो है सांस नहीं है और सांस है। तो अगर हम कहें कि श्वास ही जीवन है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और इसलिए हमारे कार्यक्रम का नाम है
श्वास ही जीवन। अगर आप अपनी श्वास समझ पाएंगे तो आप आपका जीवन समझ पाएंगे। लेकिन श्वास के बारे में भी हमें स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया नहीं जाता। श्वास के बारे में भी हम काफी अनभिज्ञ हैं, अनपढ़ हैं, अनाड़ी हैं। मुझे जीना है, हर इंसान को जीना है, लेकिन कोमा में नहीं जीना है। कोई भी इंसान सदैव कोमा में रहना नहीं चाहेगा। मुझे पूरा जीवन नींद में नहीं बिताना है। कहीं थक गया हूं, आराम की जरूरत है, तभी मैं सोता हूं। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि पूरा दिन पड़े रहे, सोते रहे, रात को भी सोते रहे, तो ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। और सिर्फ सांस लेकर जीवन बिताना नहीं है। सांसें चल रही है, बस उतना ही मेरा कार्य चल रहा है और कुछ नहीं, तो ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे क्रियाशील रहना है। मैं क्रियाशील रहना चाहता हूं, कुछ कार्य करना चाहता हूं। मैं ऐसा कुछ कार्य करूं जिससे न केवल मुझे फायदा हो, लेकिन मेरे अड़ोस पड़ोस में भी लोगों को फायदा हो। मेरी जिंदगी का कोई मकसद हो। तो अगर मेरे जिंदगी में कोई मकसद आ जाए जिससे कि मेरा और लोगों का भला हो, तो ऐसी जिंदगी मैं चाहता हूं। और क्रिया ही जीवन है। हमारे क्रिया से ही हम पहचाने जाते हैं। एक डॉक्टर अपने डॉक्टरी क्रिया से ही पहचाना जाता है कि वो डॉक्टर है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी क्रिया से पहचाना जाता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एक क्रिकेटर, उसकी क्रिया से पहचाना जाता है वो क्रिकेटर है। एक हाउसवाइफ बोलते हैं जिसे, घर में काम करने वाली बीवी हो, पत्नी हो, माँ हो, वो हाउसवाइफ क्यों मानी जाती है? क्योंकि वो घर का सारा बोझ उठा लेती है। वो कुछ महत्वपूर्ण काम कर रही है, पूरे घर को संभाल रही है। तो हम हमारे क्रिया से ही पहचाने जाते हैं और इसलिए क्रियाशील होना जरूरी है। ये थोड़े से चित्र हैं। क्रिया ही जीवन की अभिव्यक्ति है और हर इंसान अपनी अपनी अभिव्यक्ति अपने अपने क्रिया द्वारा करते रहता है। अब अगर क्रिया ही जीवन है तो क्रियाएं क्या क्या हैं? कोई सरल क्रियाएं जो हर इंसान कर लेता है, जैसे कि हर इंसान खा लेता है, पी लेता है, टहलता है, बात करता है, सफाई करता है, कपड़े पहनता है, सोता है, सुनता है, देखता है, छूता है, एहसास करता है। तो ये काफी सरल क्रियाएं हैं जिसे हमें स्कूल कॉलेज की आवश्यकता नहीं है। कोई भी इंसान ये चीजें कर लेता है। फिर कोई जटिल क्रियाएं हैं जिसे हम, अभी सोचने के भी ढंग होते हैं। गलत सोच से गलत नतीजा निकलता है, सही सोच से सही नतीजा निकलता है। तो सोचने का ढंग रहता है, कैसे सोचा जाए, जिसको हम अंग्रेजी में लॉजिक कहते हैं। लॉजिक द्वारा हम जब सोचते हैं तब हमसे गलतियां कम होने की गुंजाइश है। तो सोचना एक जटिल क्रिया है। हर इंसान सही तरीके से सोच नहीं पाता। पढ़ना एक जटिल क्रिया है। हर इंसान पढ़ नहीं पाता। आविष्कार करना, पढ़ा लिखा इंसान भी आविष्कार नहीं कर पाता। उसको अगर स्टेज पे खड़ा कर दो और उसके हाथ में माइक दो और बोलो चलो भाषण दो, पढ़ा लिखा है लेकिन भाषण नहीं दे पाता, क्योंकि ऐन मौके पे उसकी जबान लड़खड़ा जाती है, उसके विचार बंद हो जाते हैं। तो आविष्कृत करना भी एक कला है। खोज करना, मान लो आप कोई डिटेक्टिव हो और कोई मर्डर हो गया है। हाँ राहुल जी, कुछ पूछना चाहते हैं आप? आपका हाथ ऊपर हो गया है। ज्योति कुमारी और राहुल दोनों के हाथ ऊपर हैं। गलती से हो गया तो कोई बात नहीं। तो खोजना भी एक कला है। हर आदमी डिटेक्टिव नहीं बन सकता। प्रबंधित करना, प्रबंधित करना हर इंसान के बस की बात नहीं है। जिसकी सोच सही है, सटीक है, वो प्रबंध कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है। योजना करना, प्लान करना, प्लानिंग भी हर इंसान के बस की बात नहीं है। जिसको ज्ञान है और जिसको
रचनात्मक तरीके से सोचना आता है वह योजना बना सकता है। व्यवस्थापन करना, मैनेजमेंट भी हर इंसान की बात नहीं है। नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस है, वो ट्रैफिक का नियंत्रण कोई पुलिस अच्छी तरह कर पाते हैं, कोई पुलिस टोटली फेल हो जाते हैं। तो ये जटिल क्रियाएं हैं और इनके लिए थोड़ा प्रशिक्षण होना आवश्यक है, नहीं तो ये क्रियाएं हम करने में सफल नहीं हो पाएंगे। हर कोई चाहता है कि जीवन में हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सफल रहें। आज तक मुझे इतने क्लासेस में कोई भी ऐसी व्यक्ति नहीं मिली जिसने कहा है कि मेरा स्वास्थ्य खराब रहे, मैं परेशानी में रहूं, मैं असफल रहूं। एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला। हम सब ये चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें ताकि हमारे मेडिकल बिल कम हो, हमें डॉक्टर के पास या अस्पताल में जाने की तकलीफ ना उठानी पड़े, हम सदैव प्रसन्न हो ताकि हमारी झुंझलाहट ना हो, हम परेशान ना हो, हम क्रोधित ना हो, हम चिंतातुर ना हो, और हम सफल हों। जो भी कार्य हम हाथ में लें उसमें हम सफल हों। अब देखिए इंसान ने क्या क्या बना के रखा है। मैं अमेरिका का हूं, तू अफ्रीका का है, या तू आशिया का है। तू काला है, मैं गोरा हूं। मैं अमीर हूं, तू गरीब है। मैं साक्षर हूं, तू निरक्षर है। मैं मुस्लिम हूं, तू क्रिस्ती है। मैं लंबा हूं, तू बौना है। मैं मजबूत हूं, तू कमजोर है। मैं सुसंस्कृत हूं, तू असभ्य है। मैं केरला से आया हूं, मैं मलयाली हूं, तू तो पंजाब का है, पंजाबी है। मैं पुरुष हूं, तू स्त्री है। तू बच्चा है, मैं वयस्क हूं। मैं जवान हूं, ये बूढ़े। मैं सक्षम हूं, तू अक्षम है। केपेबल हूं, तू इनकेपेबल है। मैं स्वच्छ हूं, तू गंदा है। मैं निरोगी हूं, तू बीमार है। मैं शांत हूं, तू हिंसक है। मैं सुडौल हूं, तू मोटा है। मैं सही हूं, तू गलत है। ये सब बनाया है इंसान ने। इंसान की असलियत तो यही है कि हर इंसान के पास शरीर है, मन है, और उस शरीर और मन के अंदर उसको चालना देने वाली एक प्राण शक्ति, ऊर्जा है। चाहे फिर वो अमेरिकन हो, वो अफ्रीकन हो, वो मुस्लिम हो, वो क्रिस्ती हो, वो मलयाली हो, वो पंजाबी हो, वो मोटा हो, वो सुडौल हो। हर इंसान के पास एक शरीर होता है, एक मन होता है और प्राण शक्ति होती है, और यही जीवन की सच्चाई है। अगर आप ये तीन चीजें सही ढंग से समझ पाए तो आप आपका जीवन सही ढंग से बिता सकते हैं। श्वास ही जीवन, ये कार्यक्रम में, ये प्रोग्राम में आप इन तीन चीजों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अब एक कहानी सुनाता हूं। एक दुकानदार है जिसके घर पे, जिसके दुकान पे एक लड़का आता है तेल खरीदने। वो अपने घर से तेल की बोतल ले आता है, बोलता है अंकल जी 1 लीटर तेल दे दो। तो दुकानदार उसके हाथ में जो बोतल है वो देखता है और उसमें देखता है वो आधा बोतल तो भरा हुआ है। तो बोलता है यार तू 1 लीटर की बोतल ले आया जो आधी भरी हुई है, 1 लीटर तू तेल मांग रहा है, इसमें 1 लीटर आएगा नहीं, तेरी बोतल तो आधी भरी हुई है। तो ऐसा काम कर, घर जा और एक खाली बोतल ले आ, तो मैं तुझे 1 लीटर तेल दूंगा, या तो मेरे पास जो बोतल पड़ी है वो तू खरीद ले 1 लीटर वाली, दो में से एक। वो लड़का बोलता है नहीं नहीं, माँ ने बोला है कि बोतल मत ले आना, बोतल अपने पास बहुत हो जाती है, अपने बोतल में तू 1 लीटर ले आ। तो फिर दुकानदार उससे फिर बोलता है तो घर जाके तू बोतल खाली करके आ, नहीं तो ये बोतल में मैं तो तुझे तेल दे नहीं पाऊंगा, 1 लीटर नहीं दे पाऊंगा, शायद 400 ml या 500 ml में दे पाऊंगा।
तो ये कहानी का मतलब क्या है? तो आपसे मैं एक विनती करता हूं कि आप सीधे बैठिए, सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करिए ताकि मैं आपको देख पाऊं, और सब लोग सीधे बैठिए, माइक्रोफोन ऑफ करिए, वीडियो ऑन करिए। बहुत सारे वीडियो बंद हैं, आप कृपया करके वीडियो ऑन करिए। अब जो मैं कर रहा हूं वो आपको करना है। पहले देखिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं मेरे चेहरे के सामने अपना हाथ रख रहा हूं, आप पहले देखिए मैं क्या कर रहा हूं, और फिर मैं स्वाभाविक तरह से सांस ले रहा हूं। नाक से सांस अंदर ले रहा हूं, नाक से सांस बाहर छोड़ रहा हूं। तो ये प्रक्रिया आप पहले करिए। आप नाक के सामने आपका हाथ रखिए और स्वाभाविक ढंग से सांस अंदर लीजिए और सांस छोड़िए। जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपको हल्की हल्की हवा आपके हाथ पे महसूस होती है या नहीं? अगर होती हो तो आप ऐसे अंगूठा ऊपर करके मुझे दिखा दीजिए। हाँ, अभी मैं दूसरी चीज करने जा रहा हूं, वो भी देख लीजिए। मैं हल्के से सांस ले रहा हूं मेरे नाक से, स्वाभाविक रूप से, और स्वाभाविक रूप से मैं सांस छोड़ रहा हूं। अब मैंने सांस ली, अब मैंने सांस छोड़ी। जब मेरी सांस छोड़ने की क्रिया खत्म हो जाती है, मैंने नाक से सांस छोड़ने की क्रिया मेरी खत्म हो जाती है, तो मैं बिना सांस लिए मुंह से सांस छोड़ूंगा। अब देखिए, तो मैंने सांस नाक से अंदर ली, मैंने सांस नाक से बाहर छोड़ी, और फिर बिना सांस लिए मुंह से सांस बाहर छोड़ी। आप करके देखिए आपसे होता है क्या। सांस नाक से लीजिए, सांस नाक से छोड़िए, पूरा होने के बाद मुंह से सांस छोड़िए। क्या आप कर पाए? अगर कर पाए तो अंगूठा ऊपर करिए। तो इसका क्या मतलब है? आपके फेफड़े वो आधी तेल की बोतल की तरह हैं। आप गए हो दुकानदार के पास 1 लीटर तेल खरीदने, लेकिन आपकी बोतल आधी भरी हुई है। आपके फेफड़ों में आधा आधी हवा भरी हुई है जो आप बाहर पूरी तरह से फेंकते नहीं हो। जैसे आप स्वाभाविक सांस अंदर लेते हो और बाहर छोड़ते हो, उस दौरान आपके फेफड़ों में आधी से ज्यादा हवा भरी हुई है। आप नई हवा लेने जा रहे हो, लेकिन फेफड़े पूरी तरह से खाली कर नहीं रहे हो। ये चीज ध्यान में आ रही है? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि आपको तेल तो लेना है, लेकिन आप आधी भरी बोतल लेके गए। आपको हवा तो लेनी है, लेकिन आप आधे से ज्यादा भरे हुए फेफड़े लेके गए। तो आपको पूरी हवा कहां से मिलेगी? आपके फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड है, और वो आपने पूरी तरह से बाहर फेंका नहीं है, और आप नया ऑक्सीजन लेने जा रहे हो। कहां से आपको पूरे रूप में ऑक्सीजन मिलेगा? क्योंकि आपके फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड अभी तक भरा पड़ा है, जो आपने पूरे रूप से बाहर निकाला नहीं। ये बात समझ में आ रही है? ये बात आपके समझ में आ रही है सबके? तो ये एक चीज है जिसकी तरफ हम हमारे कोर्स में ध्यान देंगे कि फेफड़े कैसे खाली किए जाते हैं, कैसे हम ज्यादा ऑक्सीजन का लाभ उठा पाएंगे। ये सब चीज हम देखेंगे। तो ये कहानी का मकसद उतना ही था कि आपको बता दें कि हम आधी बोतल भरी हुई दुकान में ले जा रहे हैं और फिर पूरी बोतल का हिसाब मांग रहे हैं। फिर देखिए, हम पैदा होते हैं, अपने जीवन का मूलाधार श्वास है। पैदा होते ही हमारी पहली क्रिया होती है सांस लेना। हमें चपट लगाई जाती है और हमारी श्वसन क्रिया शुरू हो जाती है। तो जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार हमें सांस लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसके बाद हमारे से सांस के बारे में कोई बात नहीं करता, ना स्कूल में करता है, ना कॉलेज में करता है, ना नौकरी पे करता है, ना काम धंधे पे करता है। सांस के बारे में हमारी जानकारी अधूरी है, ना के बराबर है। क्या हम सही ढंग से सांस लेते हैं?
क्या हमें सही तरीके से सांस लेना सिखाया गया है? हम कितना सांस लेते हैं? हमें कितनी सांस लेनी चाहिए? ये सवाल है। और शायद मैंने वो प्रेजेंटेशन बंद किया है तो आपको शायद दिखता नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। दुकानदार की कहानी आपने देख ली। पैदा होते ही पहली क्रिया हम करते हैं सांस, और शायद वो आखिरी बार हमें किसी ने सांस लेना सिखाया है। वो सिखाया भी कैसे? एक चपट लगा के सिखाया। तो ये सवाल पैदा होते हैं, क्या हम सही ढंग से सांस लेते हैं? और शायद शायद मेरा ऐसा अनुमान है कि हमारा जवाब है कि पता नहीं। क्या हम सही ढंग से सांस लेते हैं? शायद हम कहेंगे पता नहीं। क्या हमें सही तरीके से सांस लेना सिखाया गया है? इसका भी जवाब शायद रहेगा पता नहीं। हम कितना सांस लेते हैं? पता नहीं। हमें कितनी सांस लेनी चाहिए? पता नहीं। अगर हर सवाल का जवाब पता नहीं, और हम अगर कहते हैं कि श्वास ही जीवन है, तो हमें जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। स्वाभाविक है ना? अगर हर सवाल का जवाब पता नहीं आएगा तो जीवन के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ पे देखिए फेफड़ों की क्षमता लिखा हुआ है 6000 मिलीलीटर, यानी कि 6 लीटर की हमारे फेफड़ों की क्षमता है। लेकिन हम हर सांस में केवल 500 मिलीलीटर लेते हैं, यानी कि 10% से भी कम। हमारे फेफड़ों से 10% भी कम। अभी वो जो लड़का दुकान पे आधी बोतल लेके गया था, हम तो दुकान पे 900 ml वाली बाटली ले जा रहे हैं और बोल रहे हैं 1 लीटर इसमें डाल दो। उसमें क्षमता सिर्फ 100 ml की है, और हम दुकानदार को बोल रहे हैं इसमें 1 लीटर डाल दो। हमने हमारे फेफड़ों की बोतल खाली ही नहीं की। हमें किसी ने सिखाया ही नहीं कैसे खाली किया जाता है। और ये जो चार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये पूरे विश्व का चार्ट है, केवल भारत का नहीं है। तो हर इंसान सिर्फ 500 ml तक हर सांस में हवा अपने फेफड़ों में भर लेता है। हालांकि उसके फेफड़ों की क्षमता 6000 मिलीलीटर या 6 लीटर है। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि आपके फेफड़ों की इंप्रूवमेंट कितनी हो सकती है, आपके फेफड़ों की क्षमता में बढ़ोतरी कितनी हो सकती है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कुछ तकनीकें सीखनी है जो हम आपको सिखाते हैं। अब आप देखिए कि अगर मैं 500 के जगह सांस लेने की प्रक्रिया में 50 ml की बढ़ोतरी करता हूं, तो मेरे फेफड़ों की क्षमता 10% से बढ़ गई, 10% से बढ़ गई। अगर मैं सांस छोड़ने की प्रक्रिया 50 ml से बढ़ाता हूं, तो 50 ml मैंने ऊपर ले लिया और 50 ml ज्यादा छोड़ दिया। 100 ml की मेरी क्षमता बढ़ गई। इसका मतलब मेरे फेफड़ों की क्षमता 20% बढ़ गई। छोटे से प्रयास से मैंने अपने फेफड़ों की क्षमता 20% बढ़ा दी। कैसे बढ़ाऊं? कोई टेक्निक्स हैं जो हम सीखते हैं यहाँ पे, और वो सीखने के बाद मेरे फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है, मेरा ऑक्सीजन बढ़ जाता है। क्या मैं सुधार कर सकता हूं? अवश्य सुधार कर सकता हूं। कैसे? कुछ चीजें मुझे सीखनी पड़ेंगी। हमें अच्छी सांस क्यों लेनी चाहिए? तो ये आपका अगला सवाल हो सकता है कि ये सांस सांस आप करते बैठे हो, ये क्यों करना चाहिए? एक कुंजी का उदाहरण ले लेते हैं। हमारे जेब में चाबी रहती है, या तो कार की चाबी या घर की चाबी, कोई ना कोई चाबी रहती है, और उसकी डुप्लीकेट हमारे घर में होती है, किसी कीले पे लटकी हुई रहती है। जो जेब में हमारी चाबी है वो हमेशा चमकती रहती है, और जो कीले पे लटकी हुई चाबी है वो जंग से काली वाली हो जाती है, गंदी हो जाती है। जो चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता वो चीजें सड़ने लगती हैं। 90% फेफड़ों का हम इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, इसलिए हमारे
90% फेफड़े सड़ रहे हैं। हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? क्योंकि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं कैसे इस्तेमाल करना है। तो अगर हमारे फेफड़े सड़ रहे हैं और सांस अगर जीवन है, तो हमारा जीवन भी सड़ रहा है। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रूफ क्या है? हम बीमार पड़ते हैं, हम दवाइयों पे बहुत सारा खर्चा करते हैं, हम डॉक्टरों की जेब भरते हैं, हम अस्पताल में जाते हैं, तो हम हमारा जीवन खतरे में डालते हैं क्योंकि हम हमारे फेफड़े सड़ा रहे हैं। हमें अपने फेफड़ों की क्षमता का लगभग 10% हम अपने फेफड़ों की क्षमता का लगभग 10% ही उपयोग करते हैं। और ये वास्तव है, और वास्तव भयानक है। वयस्कों के लिए सामान्य श्वसन दर 12 से 20 श्वास प्रति मिनट है। और ये एक वेबसाइट से मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है। आश्चर्यजनक तथ्य देखिए, नवजात और शिशु को अगर देखें तो प्रति मिनट वो 30 से 60 श्वास लेता है, और अगर प्रौढ़ को देख लें तो प्रति मिनट वो 8 से 16 श्वास लेता है। ये तख्ता मैंने इस वेबसाइट से लिया हुआ है। तो आपको अलग अलग वेबसाइट पे थोड़े फर्क से आंकड़े मिलेंगे। कोई 8 से 16 बोलेगा, कोई 12 से 20 बोलेगा, लेकिन लगभग 20 के आसपास तक ही हम प्रौढ़ लोगों के सांस की क्षमता है। बच्चों में ये क्षमता काफी भारी रहती है। क्रिया में हमें समस्याएं होती हैं। हमने देखा पहले कि हमें जीवन बिताना है क्रियाशील रह के, लेकिन जब हम क्रिया करते हैं तब उसमें हमें समस्याएं आती हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो शारीरिक समस्या क्या है? खांसी, जुकाम, बुखार, पेट के रोग, खुजली, सिरदर्द, संक्रमण, नींद की कमी, बुढ़ापा, शुचिहीनता, और अभी हाल ही में हमने पिछले 2 साल में कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी का सामना किया। इसमें मैंने ज्यादातर जो बीमारियां लिखी हैं वो बहुत मामूली सी बीमारियां हैं। और भी खतरनाक बीमारियां हम देख चुके हैं, जैसे कि हार्ट फेल, लिवर डिसफंक्शन, डायबिटीज, आर्थराइटिस। तो ऐसी खतरनाक बीमारियां भी हम देखते हैं। ये शारीरिक समस्या जब हमें होती है तब हमारे पास साधन है। क्या साधन है? हम खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं, या तो हम घर में कोई इलाज करने की कोशिश करते हैं। अजवाइन खा लो, पेट का दर्द कम हो जाएगा। पैरासीटामोल खा लो, सर दर्द कम हो जाएगा। हम घर में अपने आप अपने ऊपर इलाज करने की कोशिश करते हैं। जब उसमें हम सफल नहीं होते तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर एक पर्ची लिखा देता है, हम केमिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट से दवाई ले आते हैं और फिर ठीक होने की उम्मीद रखते हैं। तो ये सब क्रियाएं हमारे से हो रही हैं जब हम शारीरिक समस्याओं का सामना करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मानसिक समस्याएं हैं। डर है, क्रोध है, दुख है, ईर्ष्या या द्वेष है, लालच है, हवस है, अहंकार है, कम सम्मान हम महसूस करते हैं, आत्मविश्वास की कमी है। ये मानसिक बीमारियों के लिए हम कुछ भी कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम इन्हें बीमारी के तौर पे पहचानते ही नहीं है। बचपन से आज तक मैं मेरा क्रोध प्रकट कर रहा हूं, लेकिन मुझे आज तक किसी ने बताया नहीं कि क्रोध ये बीमारी है और इसका इलाज करवाओ। बचपन से आज तक विभिन्न दिशाओं में मुझे डर लगता है, लेकिन किसी ने मुझे बताया नहीं कि डर ये बीमारी है, मानसिक बीमारी है, उसका इलाज करवाओ। मैं इन बीमारियों के साथ अपना सारा जीवन आज तक बिता रहा हूं। अगर आप ये चीज मानते हैं तो मुझे अंगूठा दिखा के सम्मति दिखाइए। क्या आप ये चीज मानते हैं कि हम मानसिक बीमारियों के साथ जी रहे हैं और इस पे हम कोई इलाज अभी तक कर नहीं रहे हैं? क्या हम खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं? शायद मानसिक बीमारियों में नहीं करते हैं। शारीरिक में हम हर तरह की कोशिश करते हैं। जितनी शारीरिक बीमारियों को ठीक करने में हम कोशिश करते हैं, शायद
उसके 1% भी हम मानसिक बीमारियों को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। इससे पेशेवर और व्यक्तिगत कार्य में कमी आती है। बीमारियों की वजह से हमारे कार्यों में कमी आती है। पेशेवर कार्य में अगर मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं और बॉस ने कुछ कहा है कि ये फाइल में से एक रिपोर्ट निकालो और अपनी टिप्पणियां लिख के मुझे भेज दो, तो मैं फाइल निकालने के लिए झुकता हूं, ड्रॉअर खोलने के लिए झुकता हूं, मेरे कमर में दर्द आता है। मेरे कमर में जब दर्द महसूस होता है, शारीरिक समस्या है, तो मेरा ध्यान भटक जाता है। वो फाइल निकालने के बजाय मैं मेरी कमर ठीक करने में लग जाता हूँ। किसी को बोलता हूँ, यार तेरे पास क्रोसिन है क्या, बाम है क्या। तो जो वक्त मैं मेरा काम करने में बिताना चाहिए था, वो वक्त मैं अपनी बीमारी की तरफ ध्यान देके जाया करता हूँ। फिर बॉस मुझसे नाराज होता है क्योंकि मेरे कार्य में कमी आ गई है। क्यों आई कमी? क्योंकि मुझे शारीरिक समस्या थी। ये हो गया मेरा पेशेवर कार्य। अब चलिए घर में जाता हूं मैं। ऑफिस में बॉस चिल्लाया, मुझ पे गुस्सा हुआ, नाराज हुआ, तो मैं जब घर लौटा तो सर में बहुत दर्द था, टेंशन था, गुस्सा भी था। बीवी ने दरवाजा खोला और अच्छी वेलकम स्माइल देते हुए पूछा, कैसा रहा आपका दिन? तेरे को क्या होता है पूछने के लिए? वो बॉस एक कुत्ते के जैसा मेरे पे भौंक रहा था और तू इधर से बड़ी खूबसूरत स्माइल देके पूछ रहे कैसा गया दिन। तो मैं मेरे बीवी पे चिल्लाता हूँ। झुंझलाहट कहाँ की थी? दफ्तर की थी। गुस्सा कहाँ निकाला? बॉस पे निकाल नहीं सक रहा था, इसलिए आके बीवी पे निकाल दिया। तो मेरे घर का वातावरण भी मैंने खुद खत्म कर दिया। तो ये बीमारियां झेल झेल के हम हमारा दैनंदिन कारोबार बिगाड़ रहे हैं और हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या हम ये सब चीज ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यही तो बात है श्वास ही जीवन ये कार्यक्रम में। महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या हम जानते हैं कि शरीर और मन के कार्य में सुधार कैसे किया जाता है? तो अगर मैं ये सवाल आपको पूछूं तो आप में से कोई तो जवाब देगा नहीं, मैं नहीं जानता। कोई जवाब देगा हाँ मैं तो जानता हूं। कोई जवाब देगा पता नहीं कैसे करते हैं। और कोई जवाब देगा थोड़ा बहुत करते हैं लेकिन पर्याप्त नहीं। और ये सारे जवाब ठीक हैं। जो कहता है हाँ मैं जानता हूं कि मेरे कार्य में, शरीर और मन के कार्य में सुधार कैसे किया जाता है, तो भाई साहब आपने आज तक क्यों नहीं किया? बहन जी, आप आज तक आपको इतनी समस्याएं क्यों हैं? अगर आप जानते हैं तो फिर ये आपको करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। और जो कहते हैं कि नहीं जानता हूं, वो शायद सच बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें सच में पता नहीं है कि शरीर और मन में सुधार कैसे लाया जा सकता है। भारती जी कुछ पूछना चाहती हैं? आपने हाथ ऊपर किया है, गलती से किया हो तो कोई बात नहीं। आप में से कितने लोग अपना दांत सुबह साफ करते हैं, ब्रश करते हैं? हाथ ऐसे अंगूठा ऊपर करके बताइए, कितने लोग दांत ब्रश करते हैं? कोमल ने हंस के बताया, देखो मेरे दांत कितने साफ हैं, मैं तो करती हूँ। आप में से कितने लोग स्नान करते हैं? राहुल जी आप कुछ बता नहीं रहे हैं, क्या बात है? हाँ करते हैं ना, बिल्कुल। वेरी गुड। तो ये रहा शरीर के उन भागों का सफाई का काम जो हम आसानी से कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आप में से कितने लोग अपनी यकृत, लिवर को साफ करते हो? जैसे आपने दांत साफ किए वैसे अपनी लिवर को साफ करते हो क्या? जिगर को साफ करते हो क्या? तिल्ली को साफ करते हो क्या? तिल्ली यानी स्प्लीन। दिमाग को साफ करते हो क्या? ब्रेन की सफाई होती है क्या? हृदय की सफाई करते हो क्या?
किसी झाड़ू वाले को भेजते हो क्या, हृदय में जाके जरा साफ सफाई करके आ, जल्दी झाड़ू पोछा लगा के आ, ये नहीं होता है ना। जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों की सफाई करते हो क्या? तो आप सोचेंगे ये कैसे बेवकूफ सवाल पूछे जा रहे हैं, ऐसे कोई कर सकता है क्या? क्या ये मुमकिन है? आप में से कितने लोग अपनी इन चीजों की सफाई करते हो? तो अगर कोई सवाल पूछे क्या ये मुमकिन है, तो उसका एक सटीक जवाब है हाँ ये मुमकिन है। कैसे? ये सब कोर्स में आपको जानकारी दी जाएगी। क्रिया के लिए साधन हमें भगवान ने दिए हुए हैं, और वो क्या साधन है? हमारे पास एक तन है, शरीर है, उस शरीर में प्रणालियां हैं, श्वसन प्रणाली है, रक्ताभिसरण प्रणाली है, पचन प्रणाली है, तो अनेक प्रकार की प्रणालियां हमारे शरीर में मौजूद हैं। फिर उन प्रणालियों में विभिन्न अंग हैं, जैसे कि फेफड़े हैं, पेट है, हृदय है, किडनी है, लिवर है। फिर हर अंग को कोशिकाओं ने बनाया है। उदाहरण के लिए ब्रेन की सेल्स, सेल्स ऑफ द ब्रेन, सेल्स ऑफ द ब्लड, मस्तिष्क की कोशिकाएं। और हर कोशिका, अगर आप और भीतर चले जाओ तो आपको पता चलेगा कि उनमें परमाणु है, परमाणुओं में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा शरीर एक बहुत ही जटिल संस्था है। फिर मन में देखा जाए, ये हो गई शरीर की बात। अब अगर मन की बात करें, और मन का हम विस्तार से अभ्यास करेंगे। मन में सचेत मन है और अवचेतन मन है, सचेतन मन है, अवचेतन मन है। और जो शरीर चल रहा है मेरा, आपका, सारे जीवित प्राणियों का, वो चल रहा है किसी ऊर्जा की वजह से। अगर उस ऊर्जा को हम शरीर से निकाल लें तो हम जीवित रूप से मृत रूप में चले जाएंगे। आप मुझे जानते हो, मेरा नाम जानते हो, आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, क्योंकि मेरे में ऊर्जा मौजूद है, वो प्राण शक्ति है। इसलिए आप मुझे संबोधित करोगे तब कहोगे कि प्रवीण मानकर ने आज परिचय सत्र चलाया, हमने उनको देखा स्क्रीन पे, हमने उनको सुना। लेकिन मान लो कि मेरे शरीर में से प्राण निकल गए, उस दिन आप मुझे प्रवीण मानकर नहीं बोलोगे। आप बोलोगे अरे बॉडी किधर रखी है, अरे बॉडी को नए वस्त्र पहनाए क्या, अरे बॉडी पे हार रखा क्या, अरे चलो चलो बॉडी को उठाओ, चलो 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 बॉडी को जलाओ, दफनाओ। मेरा अस्तित्व नष्ट हो गया जिस दिन मेरे शरीर से प्राण शक्ति निकल गई, उस दिन मेरा अस्तित्व नष्ट हो गया। आप मेरे नाम से भी मुझे नहीं संबोधन करोगे। मैं फिर सिर्फ एक बॉडी रह गई। और हर इंसान का यही सत्य है कि जिस दिन हमारे शरीर से प्राण निकल जाते हैं, उस दिन हम सिर्फ बॉडी बन जाते हैं, हमारा नाम तक गायब हो जाता है। श्वास ही जीवन, जो मैंने तेल के बोतल की कहानी सुनाई थी, उसी प्रकार ये मेरे घर की कहानी है। मेरे घर में एक बरनी है, डब्बा है, जिसमें हम चॉकलेट रखते हैं, और हमारे फैमिली में सबको चॉकलेट खाने का बहुत शौक है। रात के भोजन के बाद हर व्यक्ति एक एक चॉकलेट खाता है। हमारे घर में 5 लोग हैं और प्रतिदिन 5 चॉकलेट खाए जाते हैं। लेकिन मुझ में एक अच्छी आदत है, मैं रोज 5 चॉकलेट खरीद के लाता हूं। तो उससे क्या हो रहा है कि ये जो बरनी है उसमें हमेशा चॉकलेट भरे रहते हैं, क्योंकि रोज 5 चॉकलेट खाए जाते हैं और रोज 5 चॉकलेट लाए जाते हैं। लेकिन इसका क्या होता है, जो चॉकलेट नीचे के स्तरों पे हैं, उन चॉकलेटों को छुआ तक नहीं जाता, क्योंकि सिर्फ ऊपर के स्तर से चॉकलेट खाए जा रहे हैं और भरे जा रहे हैं। तो ये चॉकलेट जो है
वो थोड़े समय के बाद बिगड़ते जाते हैं, खराब होते जाते हैं, और फिर पूरी बरनी खराब हो जाती है, पूरी बोतल खराब हो जाती है। तो जो मेरे घर में चॉकलेट के साथ हो रहा है वही आपके और मेरे फेफड़ों में भी हो रहा है, क्योंकि जो चीज का इस्तेमाल नहीं है, 90% फेफड़ों का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से 10% का इस्तेमाल हो रहा है, तो 90% फेफड़े खराब होते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। आप तो ये जानते ही हैं कि आप बचपन में कितना दौड़ सकते थे और आपकी सांस फूल के फिर से नॉर्मल हो जाती थी। आज आपको दौड़ने को बोलो तो आप बोलेंगे पागल है क्या, ये उम्र है क्या मेरी दौड़ने की। आज किसी बिल्डिंग में आप जाओगे और उधर लिफ्ट नहीं चल रही है, मैं फिर आऊंगी, आज नहीं आऊंगी, तुम्हारी लिफ्ट बंद है। वही आप बचपन में उस बिल्डिंग में ऊपर नीचे दौड़ के जाती थी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4-5 बार जाती थी। वो बचपन के फेफड़ों का क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ हो गई ना। तो ये फेफड़े हमने बराबर इस्तेमाल न करने के कारण आज वो सड़ गए हैं और वो हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। हमने हमारे फेफड़ों को बिगाड़ दिया है। तो ये सत्य है और ये जानना जरूरी है कि हम कैसे जी रहे हैं। चलो देखते हैं फेफड़ों की प्रक्रिया। तो एक तरफ हृदय है, एक तरफ फेफड़े हैं। नीले रंग का अशुद्ध खून है और लाल रंग का शुद्ध खून है। सांस लेना और सांस छोड़ना के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। ऊपर आपको एक हरे सर्कल में ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में हवा के साथ आता है, दोनों फेफड़ों में फैल जाता है। उस फेफड़ों में अशुद्ध खून, नीले रंग का गोला आ रहा है, ऑक्सीजन की वजह से वो शुद्धिकरण होता है और लाल रंग का खून फिर से हृदय की तरफ जाता है और हृदय से सारे शरीर भर उसका प्रसारण होता है। तो शुद्ध खून आपके शरीर भर कैसे पहुंचाया जाता है? शुद्धिकरण फेफड़ों में होने के बाद। शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? ऑक्सीजन अंदर लेके वो जो अशुद्ध खून में अशुद्धियां हैं उनको जला के, जिसके बदौलत कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और आप देखेंगे सी बाहर जा रहा है और ओ अंदर आ रहा है। आप सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, आप सांस छोड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से पैदा हुआ? वो अशुद्ध तत्वों को जला के पैदा हुआ। अशुद्ध तत्व कहाँ थे? खून में थे। तो खून में से अशुद्ध तत्व जलकर क्या हुआ? खून का शुद्धिकरण हुआ। खून के शुद्धिकरण से क्या हुआ? शुद्ध खून पूरे शरीर भर फैलाया गया। शुद्ध खून क्या करता है? पेट में से जो पचन क्रिया चलती है उसमें से शक्ति ले लेता है और सारे कोशिकाओं को शक्ति पहुंचा देता है। तो डिलीवरी बॉय का काम करता है। शरीर में स्विगी का काम खून करता है। जोमैटो और स्विगी का काम शरीर में खून करता है। हर कोशिका को हर फ्लैट में खाने की डिलीवरी देता है। और वही खून म्युनिसिपैलिटी का भी काम करता है। कोशिकाओं में जो गंदगी पैदा होती है उसको उठाता है और खून अपने आप को गंदा कर लेता है और वो गंदगियां सारी फेफड़ों में लेके जाता है। तो दो काम खून करता है, एक तो शक्ति प्रदान करता है और गंदगियां उठाता है। तो एक तरफ वो स्विगी जोमैटो का काम करता है, दूसरी तरफ म्युनिसिपैलिटी का काम करता है, कचरा उठाने वाली गाड़ी का। जो चॉकलेट का हाल वही अपने फेफड़ों का हाल हमने तो ये देख लिया। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें सांस लेना और भी मुश्किल होता जाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन लेना कम होते जाता है, खून का शुद्धिकरण कम होते जाता है और हमारे कोशिकाओं में ज्यादा तौर पे सब अशुद्ध तत्व बढ़ते जाते हैं। हम तेज नहीं दौड़ सकते, हम आसानी से सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, हम थोड़ी सी मेहनत के साथ सांस लेने के लिए हांफते हैं। पुनर्प्राप्ति समय थका देने वाले समय से अधिक लंबा होता है। बचपन में याद करिए, हम 2 घंटा खेल कूद करते थे, भाग दौड़ते थे, थोड़े से थक जाते थे, हांफते थे,
5 मिनट के अंदर हमारी सांस ठीक हो जाती थी, हम फिर से 1-2 घंटा खेलने के लिए तैयार हो जाते थे, याद है? आज क्या हो रहा है? आज हम 5 मिनट भागते हैं और 1.5 घंटा सांस ठीक करने में लगा लेते हैं। तो आज क्रिया एकदम उल्टी हो गई। ये क्यों हो गया? हमारे फेफड़े खराब हो गए हैं। पुनर्प्राप्ति समय थका देने वाले समय से अधिक लंबा होते जा रहा है। इसकी तुलना हमारे बचपन से करें, हम सभी गतिविधियों को काफी आसानी से कर सकते थे, आज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि निष्कर्ष ये है कि हमारे फेफड़े खराब हो गए हैं। वही चित्र फिर से दिखा रहा हूं और वही सवाल फिर से पूछ रहा हूं, क्या मैं सुधार कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। थोड़ी सी तकनीक सीखनी है, थोड़ा सा प्रयास करना है, थोड़ा सा समय देना है। और अगर आप ये करेंगे तो अब देखिए क्या हो रहा है। अभी आपके फेफड़े सुधर गए तो इसका मतलब ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आ रही है, ज्यादा हवा आ रही है, आपके फेफड़े ज्यादा फूल रहे हैं ज्यादा ऑक्सीजन से, और जो रक्त, अशुद्ध रक्त आपके फेफड़ों में आ रहा है वो शुद्ध होके, अच्छी तरह शुद्ध होके, ज्यादा मात्रा में शुद्ध होके हृदय की तरफ फिर से जा रहा है। और बढ़ी हुई श्वसन क्रिया से आपके खून की शुद्धता भी बढ़ जाती है, आपके हर कोशिकाओं की शुद्धता बढ़ जाती है, आपकी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाती है। क्या ये इतना आसान है? क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। लेकिन हमें ऐसे बताया गया है जो चीज आसान है वो काम नहीं करती। ये हवा नाम की जो दवा है उसके लिए कितना खर्चा होता है? फ्री है। फ्री है, फिर क्या काम करेगी? हमारी मानसिकता आज ऐसे बन गई है कि जो फ्री है वो काम नहीं करता। अगर मैंने कुछ ज्यादा पैसे खर्चे किए तो फिर मुझे लगता है कि हाँ अब ये काम करेगा। क्या महंगी दवा खाई है मैंने। कैंसर की एक इंजेक्शन की कीमत है 15,000 रुपया, और ऐसे 50 इंजेक्शन लेने को डॉक्टर ने बोला है। 7,50,000 मैं खर्चा करूंगा तब ठीक हो जाऊंगा। आप क्या बोल रहे हो? हवा लेनी है फ्री वाली, उससे क्या होगा? बकवास है। तो ये हमारी मानसिकता है। सांस लेने का रहस्य, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आते हैं? ऑक्सीजन हवा से आती है और यह रासायनिक आग है। आग जलती है और जलने का उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड है। रक्त में ऑक्सीजन क्या जलाती है? जलती नहीं, क्या जलाती है? विभिन्न अंगों से एकत्रित अशुद्धियां, ये चीज जलाती है। अंगों को आगे पंप करने के लिए जो हृदय में वापस जाता है वह शुद्ध रक्त होता है। तो इसको हम चित्र के रूप में देखते हैं। तो ये रहा हमारा शरीर, मानवीय शरीर। बीच में एक हृदय है, ऊपर फेफड़े हैं और हमारे नाक है और 2 नासिकाएं हैं। शरीर का अशुद्ध रक्त हृदय की तरफ खींचा जाता है, वहां से वो फेफड़ों में भेजा जाता है। फेफड़ों में बाहर से वायु अंदर आता है जो अपने साथ ऑक्सीजन ले आता है, और फेफड़ों में आग लगती है जिसके बदौलत रक्त में जो अशुद्ध तत्व हैं वो जल जाते हैं। जलने की प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होता है जिसे नाक से ही बाहर फेंका जाता है वायु के साथ। अब जो रक्त है वो शुद्ध रक्त हो गया, लाल रंग का रक्त हो गया, और वो लाल रंग का रक्त फिर से हृदय से सारे शरीर भर प्रसारण किया जाता है और सारे कोशिकाओं को शुद्ध रक्त मिलता है, जिससे कि ज्यादा ताकत दी जा सकती है और ज्यादा कचरा उठा लिया जा सकता है। तो ये हो गई श्वसन प्रणाली और संचार प्रणाली। तो शरीर में जितने भी अंग हैं, दिमाग है, हृदय है, जिगर है, पेट है, गुर्दे है, अग्न्याशय है, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, ये सबका शुद्धिकरण ज्यादा प्रभावी तरीके से होता है क्योंकि हमने अपना रक्त शुद्ध कर लिया है, ज्यादा प्रभावी तरीके से शुद्ध कर लिया है। कैसे शुद्ध कर लिया? श्वसन क्रिया सीख के। श्वास ही जीवन के कार्यक्रम में आपको श्वसन क्रियाएं सिखाई जाएंगी
जिसके बदौलत आपका रक्त ज्यादा अच्छी तरह से शुद्ध हो पाएगा और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत कम महसूस होगी। कोई कोई लोगों को तो बिल्कुल महसूस नहीं होती। और ये रक्त हमारा बीएमसी या म्युनिसिपालिटी की कचरा की गाड़ी भी है, जो ज्यादा कचरा उठा सकती है, क्योंकि अब उसमें कचरा जल गया है, कोई कचरा बाकी नहीं है, तो मैं ज्यादा कचरा उठा सकता हूं। तो शुद्धिकरण के दो फायदे हैं, ज्यादा ताकत, शक्ति, ऊर्जा हर कोशिकाओं को प्रदान करें और हर कोशिका से ज्यादा कचरा उठाएं और शरीर का शुद्धिकरण करें। अब देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पे दो नलियां दिखती हैं। एक नस है जिसमें रक्त प्रवाह चल रहा है और उसमें अशुद्ध तत्व दौड़ रहे हैं। दूसरी हवा की ट्यूब है जो फेफड़ों से निगडित है और उसमें ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि ऑक्सीजन कम प्रमाण में है। तो इसके बदौलत क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन जब रक्त के अशुद्ध तत्वों को अटैक करता है तो थोड़े से तत्व जल जाते हैं, और फिर जो होता है वो ये होता है कि जो तत्वों के लिए, अशुद्ध तत्वों के लिए ऑक्सीजन नहीं है, वो वैसे के वैसे ही वो रक्त के ट्यूब में रह जाते हैं, जिसे हम आर्टरीज एंड वेन्स कहते हैं। और क्योंकि हमने हर बार सारे अशुद्ध तत्वों को जलाया नहीं होता, क्योंकि हमारी सांस कम है, ऑक्सीजन कम है, इसके बदौलत हमारी रक्त नलिका आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ती जाती है, क्योंकि उसमें सब कचरा इकट्ठा होते जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं कि हमारे आर्टरीज और वेन्स चोक होते जा रहे हैं, ब्लॉक होते जा रहे हैं। और फिर आर्टरीज और वेन्स जब ब्लॉक होते हैं तो क्या होता है, तो उसका दबाव हृदय पे जाता है, फिर हमारा हाई बीपी हो जाता है। और फिर जब मेरा बीपी हाई होता है तो 20, 25, 30 साल तक तो मेरा शरीर उसको झेल लेता है। बाद में मेरा शरीर कंप्लेन करना शुरू करता है, यार तू मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, मेरे में कचरा जमा होते जा रहा है, तूने कुछ किया नहीं। फिर आपको थोड़ा सा हल्का सा दर्द महसूस होता है छाती में, कहीं सर में दर्द होता है, कहीं कंधे में दर्द होता है, बाएं कंधे में दर्द होता है, बाएं हाथ में दर्द होता है, कहीं चक्कर आती है। फिर आपको लगता है कि कुछ तो ठीक नहीं है, चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर आपकी नस देखता है, वो तो दौड़ रही है 90 की रफ्तार से दौड़ रही है। डॉक्टर बोलता है यार ये तो 72 से दौड़नी चाहिए थी, तेरी 90 पे चल रही है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर डॉक्टर बीपी लेता है और बीपी सर पटकता है, बोलता है यार तेरा बीपी तो 160 90 है, 120 80 होना चाहिए था, तू हाई बीपी का पेशेंट है भाई। फिर डॉक्टर बोलता है ये ले 25 मिलीग्राम की गोली खा। तो फिर मैं लगातार दिन में 2 बार 25 मिलीग्राम कोई दवाई खा लेता हूँ। 1-2 साल अच्छी तरह गुजर जाते हैं, लेकिन वो गोली से मेरे रक्त का शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ महसूस करता हूं कि मैं ठीक हो गया, मैं हालांकि ठीक नहीं हुआ। 2 साल के बाद फिर से वही चक्कर आने लगते हैं, वही दर्द आने लगता है। फिर से मैं वो डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर फिर से मेरी नस देखता है, फिर से मेरा ब्लड प्रेशर देखता है और मेरी दवाई बढ़ा देता है। बोलता है अब से तू 50 मिलीग्राम खा। फिर 2 साल गुजर जाते हैं, मेरा शरीर वो 50 मिलीग्राम पचा लेता है, लेकिन मेरी नसें, आर्टरीज एंड वेन्स और सिकुड़ती जाती हैं, मेरा ब्लड प्रेशर और बढ़ते जाता है। मैं फिर डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर बोलता है एंजियोग्राफी कर। तो मैं एंजियोग्राफी करता हूँ, डॉक्टर बोलता है 2 ब्लॉक्स हैं 90%, एक ब्लॉक है 80%, एक ब्लॉक है 70%, या तो तू एंजियोप्लास्टी करा ले या बाईपास करा ले। तो मैं बोलता हूँ ठीक है यार, तू 1-2 एंजियोप्लास्टी कर ले। 5-7 लाख का जुर्माना भरता हूँ, एंजियोप्लास्टी करता हूँ, लेकिन रक्त शुद्धिकरण नहीं कर रहा हूं। तो एंजियोप्लास्टी करने के बाद भी मेरे आर्टरीज और वेन्स में कचरा जमा होते जा रहा है। 2 साल के बाद फिर से डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर बोलता है अभी तो एंजियोप्लास्टी भी हो गई, चल अभी बाईपास कर ले। तो मैं बाईपास कर लेता हूँ, 5-10 लाख का फिर से जुर्माना भरता हूं, लेकिन रक्त शुद्धिकरण नहीं कर रहा हूं। तो आर्टरीज और वेन्स फिर से चोक होती हैं, फिर से मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर बोलता है अभी तो मैंने सब कुछ कर लिया भाई, अब बाय बाय। बाईपास के बाद तो बाय बाय ही होता है और कुछ नहीं होता है।
और ये सब करने में मैंने 15-20 लाख तो खर्चा कर ही दिया है। रोज की दवाई, ऑपरेशन का बिल, 15-20 लाख तो ऐसे ही मैंने गंवा दिए। और मैं फिर बोलता हूं लोगों को कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैंने बहुत पैसा कमाया, मैंने बहुत इंटेलिजेंटली इन्वेस्टमेंट किया, मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा मिलता है, मैं बहुत इंटेलिजेंट इंसान हूं। लेकिन आपका इंटेलिजेंस आपके डॉक्टर को अमीर बना रहा है, आपका इंटेलिजेंस आपके अस्पताल को अमीर बना रहा है, आपका इंटेलिजेंस आपके काम में नहीं आ रहा है। अगर आप ये पैसा बचाकर अपने आप के लिए खर्चा करेंगे तो आप इंटेलिजेंट बने ना। तो क्या मैं ये कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे? रक्त शुद्धिकरण करके, कैसे? ठीक से ऑक्सीजन लेके, कैसे? ठीक से सांस कैसे लेनी है, ये तकनीक सीख के। इंदिरा जी कुछ पूछना चाहती हैं आप? आपका हाथ ऊपर गया, गलती से गया होगा, कोई बात नहीं। अंगों में अशुद्धियां जमा होती हैं, उनको जलाइए। अंग विफलता और रोग से फिर जर्जर नहीं होगा। और ये सिखाने का काम हम हमारे कोर्स में करते हैं। अब देखते हैं दिमाग और स्वास्थ्य का उदाहरण। मैं लाल सिंह चड्ढा नहीं देखने गया था, लेकिन कोई पिक्चर में जब देखने जाता हूँ, रात को लेट नाइट शो देख के मैं घर वापस आता हूँ, तब देखता हूँ परिस्थिति विकट है। मेरे घर के सामने ये 3 गुंडे मंडरा रहे हैं। अब मैं घर में जाऊं तो ये 3 गुंडे मुझे पकड़ेंगे और मेरे से पैसा छीन लेंगे। तो स्वाभाविक तरह से मैं तो डर जाता हूं। मैं तो गुंडों को मार नहीं सकता, तो मैं डर जाता हूं। और डरने की प्रक्रिया से मेरे शरीर में एक यंत्रणा है, जिसके बदौलत एड्रेनालिन नाम का एक द्रव्य मेरे रक्त में छोड़ा जाता है, जिसके कारण मेरे हृदय का स्पंदन बढ़ जाता है, जिसके कारण मेरे शरीर में ऊर्जा, शक्ति रक्त के साथ प्रवाहित होती है। मेरे हाथों में ज्यादा शक्ति है। अगर मैं मारना चाहूं तो मेरे हाथों में ज्यादा शक्ति है, मार सकता हूं। और अगर मैं भागना चाहूं तो मेरे पैरों में ज्यादा शक्ति है, ज्यादा रक्त प्रवाह है, तो मैं भाग भी सकता हूं। मैं तो एक सीधा साधा फार्मासिस्ट हूं, तो मैं निर्णय ले लेता हूं, भाई भागो, इनके साथ पंगा कौन लेगा, तो मैं भाग जाता हूं। तो ये हो गया एक साधारण सा उदाहरण। शरीर में क्या प्रक्रियाएं होती हैं जब मैं टेंशन में आता हूं। गुंडों को देख के मैं टेंशन में आ गया, टेंशन में आने के बदौलत एड्रेनालिन का प्रवाह बढ़ गया, उससे उसके बदौलत मेरा रक्त प्रवाह बढ़ गया, क्योंकि मेरा हृदय का स्पंदन बढ़ गया और मुझे ज्यादा शक्ति मिली और मैं भाग पाया। तो ये हो गए, अच्छी बात हो गई। अब देखिए, मैं सुबह उठता हूं और सुबह से लेके शाम तक या रात तक मैं तनावपूर्ण जिंदगी बिता रहा हूं। कुछ ना कुछ तनाव है। कहीं ट्रैफिक की गड़बड़ है, कहीं इनडिसिप्लिन की गड़बड़ है, कहीं घर में बच्चों का शोरगुल है, कहीं बीवी परेशान है, कहीं स्वास्थ्य में गड़बड़ है, कहीं बॉस नाराज है, कहीं मेरे साथ काम करने वाले लोग, कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कोई कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहा है, कहीं ऑर्डर नहीं मिल रही है। तो हर जगह पे कुछ ना कुछ टाइप का टेंशन लेके मैं जी रहा हूं। और टेंशन का एक ही प्रकार शरीर जानता है, वो है एड्रेनालिन को छोड़ो। तो सुबह से लेके रात तक अगर मेरे शरीर में एड्रेनालिन का प्रभाव बढ़ रहा है, तो मेरा हृदय का स्पंदन भी बढ़ रहा है। और अगर मेरा हृदय जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, तो एक दिन वो थक जाने वाला है, एक दिन मेरा हृदय बीमार पड़ने वाला है और मैं फिर से हृदय का मरीज हो गया, फिर से 25 मिलीग्राम 50 मिलीग्राम के चक्कर में आ गया, फिर से एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के चक्कर में आ गया, फिर से बाईपास करवा लिया और फिर से बाय बाय सुनने के लिए डॉक्टर के पास गया। तो जो चीज शारीरिक तौर पे मेरे साथ हो रही थी, वही चीज मानसिक तौर से भी मेरे साथ हो रही है। और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं साइकोसोमैटिक। साइको मतलब मेंटल, सोमैटिक मतलब सेल्यूलर। मेरा जब मेंटल संतुलन बिगड़ता है, तब मेरे शरीर पे, मेरे कोशिकाओं पे उसका नतीजा दिखता है बीमारी के रूप में। इसलिए रोगों को साइकोसोमैटिक
करार दिया जाता है। तो मैं दवाइयों का गुलाम बन गया और मेरी जिंदगी दवाई खाते खाते गुजर गई। मुझे लगता है मुझे आराम मिला, हालांकि आराम नहीं मिलता है, क्योंकि दवाई खाने से ट्रैफिक में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। ट्रैफिक में मेरा टेंशन बढ़ने वाला है। मेरे दवाई खाने से मेरे बॉस का स्वभाव नहीं बदलने वाला, वो मुझ पे चिल्लाने वाला ही है। तो ये टेंशन का सामना मैं कैसे करूं, इसका कोई तकनीक या तरीका है क्या? तो वो भी हम हमारे कोर्स में देखते हैं, ताकि आपका शरीर संतुलित हो और आपका मन भी संतुलित हो। शरीर और मन को कैसे ठीक करें? श्वास का अभ्यास करके शरीर को ठीक करें, रक्त शुद्धिकरण करके शरीर को ठीक करें, और ध्यान का अभ्यास करके मन को ठीक करें। और ये दोनों चीजें हम हमारे कोर्स में आपको सिखाते हैं। फिर आता है जीने का नियम, और जीने के 13-14 नियम हम आपको सिखाएंगे। ये क्या चक्कर है, जीने के नियम क्या होता है? तो फिर से हम वही कहानी पे जाते हैं, दुकानदार वाली कहानी। अब इस बार दुकानदार के पास कस्टमर नहीं आ रहा है, इस बार दुकानदार के पास सप्लायर आ रहा है। वो जो तेल बेच रहा है, वो तेल उसके दुकान में अगर खत्म हो गया तो वो सप्लायर से नया तेल मंगाएगा बेचने के लिए। लेकिन मान लो कि अगर दुकानदार देने से इनकार कर रहा है कस्टमर को, तो क्या वो नया सप्लाई खरीद पाएगा? बिल्कुल नहीं खरीद पाएगा। अगर वो देने से इनकार करेगा तो वो ले भी नहीं पाएगा। तो ये एक जीने का नियम है। तो आपको अच्छी तरह से ये नियम समझाने के लिए फिर से मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सीधे बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए। अब जो मैं कहता हूं उतना ही करिए। एक लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। फिर से एक लंबी सांस लीजिए। अब सांस छोड़िए नहीं, दूसरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए नहीं। तीसरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए नहीं। चौथी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए नहीं। 5 कर पा रहे हैं क्या? क्या हुआ, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपने सांस छोड़ी नहीं, आपने सांस दी नहीं। अगर आपने कस्टमर को तेल दिया नहीं तो आप सप्लायर से तेल कहां से ले पाएंगे? तो देना सीखो भाई। अगर आपको लेना है जिंदगी में तो आप देना सीखो। ये नियम आपको किसी ने समझाया ही नहीं कि सांस दिए बगैर सांस ले भी नहीं सकता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड दिए बगैर ऑक्सीजन ले ही नहीं सकता हूं। तो अगर जिंदगी में आपको तरक्की करनी है तो देना सीखिए। जितना ज्यादा आप देने लगेंगे उतना ज्यादा भगवान आपको देगा, आपकी बरकत होगी। ये नियम है। और ऐसे 13-14 नियम हम आपको हमारे कोर्स में सिखाएंगे, जो हैं बहुत सरल और सादे, लेकिन हम भूल गए हैं या हमें किसी ने बताया तक नहीं। फिर आते हैं तीसरी। मैंने पहले कहा था ना कि मनुष्य क्या है, एक तो शरीर है, दूसरा मन है। तो शरीर शुद्धिकरण हमने देख लिया। मन संतुलित करना ध्यान से करना है कैसे, वो आपको सिखाया जाएगा। और तीसरी चीज है प्राण शक्ति। अब ये प्राण शक्ति क्या चक्कर है, कहां से आती है? तो आप देखिए, जीवन या जीवन शक्ति एक सूक्ष्म ऊर्जा है। ये सर्वव्यापी है। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ आपको ये ऊर्जा प्राप्त होगी। इसे अनुभव करें। आप एक कंपन महसूस करेंगे। कैसे करेंगे, मैं दिखाता हूं। घर पर अभ्यास करें जब तक आप सुनिश्चित ना हो। अगर आपको क्लास में ये महसूस नहीं हुआ तो घर पे आप कोशिश कर सकते हैं। शक्ति प्रवाह के लिए एक प्लस टर्मिनल और एक माइनस टर्मिनल होना जरूरी है। अब आपकी 2 उंगलियां पास लाइए, स्पर्श ना होने दें, और पास लाके वो जो उंगलियों के बीच में गैप है उस पे आपकी नजर रखिए।
और ये उंगलियां हल्के से पीछे ले जाइए, आगे लाइए, पीछे ले जाइए, आगे लाइए, पीछे ले जाइए, आगे लाइए, करके देखिए, करके देखिए। कुछ महसूस हुआ? सुधा जी, कुछ महसूस हुआ? नहीं सर, कुछ लग तो नहीं रहा। अच्छा, तो चार चार उंगलियां लीजिए साथ में। सर बीच में थोड़ा प्रकाश आता हुआ नजर आता है। प्रकाश दिखता नहीं है, कुछ कुछ महसूस हुआ उंगलियों को? तो चार उंगलियां करके पास लाइए, बहुत दूर है आपकी उंगलियां सुधा जी, बहुत दूर है, पास लाइए, ऐसे ऐसे रखिए, ऐसे। कुछ मैग्नेटिक फीलिंग ऐसे आता है जैसे। हाँ, मैग्नेटिक ऐसे फीलिंग आता है, जैसे कोई खिंचाव महसूस हो रहा है ना? राइट और राइट। जिनको नहीं हुआ है वो घर में कोशिश करें, आपको ये महसूस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में कुछ तो शक्ति है जो हमारे उंगलियों से एक उंगली से दूसरे की तरफ जा रही है, उसका प्रवाह हो रहा है। तो वो क्या है? वो प्लस और माइनस टर्मिनल है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे नाक में दो छेद हैं। अब हम सांस लेते हैं तब हम सांस छोड़ते नहीं है, लेते वक्त सांस अंदर जा रही है और छोड़ते वक्त सांस बाहर जा रही है। दोनों प्रक्रियाएं एक साथ नहीं हो रही हैं। तो फिर दो छेद क्यों दिए हैं भगवान ने? एक छेद से काम चल जाता था, एक ही छेद से हवा अंदर जाती थी और वही उसी छेद से हवा बाहर आती थी, लेकिन नासिकाएं दो है। तो इसका भी कारण यही है कि हमारी दाहिनी नासिका जो है राइट साइड की, वो पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड की बाई नासिका है वो नेगेटिव है। और ये दोनों होना आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह प्लस और माइनस के बगैर हो नहीं सकता। और जब तक प्रवाह नहीं होता है तब तक ऊर्जा कार्य नहीं कर पाती। हमें दो नथुने क्यों दिए जाते हैं? सकारात्मक है पिंगला और नकारात्मक है इड़ा। और इनका कार्य क्या है? तो ये बैटरी देखिए, ये बैटरी में भी प्लस और माइनस है, इसलिए वो प्रवाह हो रहा है और इसलिए वो लाइट जल रहा है। अगर वो प्रवाह मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो वो लाइट जलेगी नहीं। तो हमारे जिंदगी की बत्ती जल रही है क्योंकि उसमें प्राण शक्ति का प्रवाह बरकरार है। और वो बरकरार रखने के लिए हमें सांस लेना जरूरी है, राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट नॉस्ट्रिल, दोनों नॉस्ट्रिल से। और इसलिए हमें दो नथुने दिए हैं। तो ये आगे चल के आपको ठीक से समझ में आएगा जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। अब ये पाठ्यक्रम क्या है जो आप सीखने जा रहे हो, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम हासिल करेंगे। श्वास ही जीवन पाठ्यक्रम और उसका परिचय। श्वास ही जीवन में क्या सिखाया जाता है? प्राणायाम, सांस लेने की बुनियादी तकनीक, फिर 8 आध्यात्मिक श्वास के व्यायाम सिखाए जाएंगे, फिर ध्यान करने की तकनीक आपको सिखाई जाएगी जिसके बदौलत आप ध्यान कर पाएंगे और मानसिक संतुलन जो बिगड़ा हुआ है उसको ठीक रास्ते पे ले आ सकेंगे। फिर जीने के नियम आपको सिखाए जाएंगे, जैसे कि एक नियम आपको देने और लेने का नियम अभी बताया मैंने। फिर ये जो कार्यक्रम है, ये जो पाठ्यक्रम है, वो 20 सत्रों में आपको सिखाया जाएगा। हर हफ्ते में 2 सत्र लिए जाएंगे। अगले शुक्रवार से हम शुरू करेंगे और हर शुक्रवार और मंगलवार के दिन एक एक सत्र दिया जाएगा। 10 हफ्तों में ये पूरा पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा। 1.5 घंटे का एक सत्र है और सुबह के समय 11 से 12:30 तक एक एक सत्र हम सिखाएंगे, शुक्रवार और मंगलवार। ये कहाँ का ज्ञान है? ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ? लगभग 1200 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय में। मतलब ये ज्ञान भारत का ही है, कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं किया। इसको खोज निकाला भारत में। इतने सालों में यह कहाँ गायब हो गया था? मुगलों के आक्रमण के डर से इसको बनाने वाला जो साइंटिस्ट था वो तिब्बत भाग गया अपना ज्ञान लेके, अपनी किताबें लेके। और उसका डर सही था, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह से भस्म किया गया और उसमें जो कुछ किताबें थी वो सब जल के राख हो गई। तो ये बंदे ने अपना ज्ञान बचा लिया, तिब्बत में जाके तिब्बत के लोगों को सिखाया
वहां पे एक ब्रिटिश नागरिक ये ज्ञान सीख लिया, वो जाके अमेरिका में स्थायिक हो गया, वहां से ये ज्ञान भारत में वापस आया 1977 में। भारत में जीवन और श्वास का केंद्र कहाँ है? MIDC अंधेरी पूर्व महाराष्ट्र में है, जो आपको शुरू के स्लाइड में मैंने दिखाया था। यह विज्ञान भारत में कब लौटा? यह भारत कब लौटा? वर्ष था 1977। कोई व्यक्ति श्वास ही जीवन कब सीख सकते हैं? 18 साल की उम्र के बाद कभी भी ऊपरी आयु की सीमा नहीं है। कोई व्यक्ति जीवन और श्वास का पाठ्यक्रम कब शुरू करता है? पूर्व निर्धारित समय पर आयोजकों द्वारा प्रकाशित। अब ये जो सत्र हमारा शुरू होने जा रहा है वो अगले शुक्रवार को 19 तारीख को शुरू होगा। 11 से लेके 12:30 तक पहली कक्षा रहेगी, और ये है अपने हिंदी पाठ्यक्रम का दूसरा क्लास। पहला क्लास हो चुका है, 20 सत्रों का पहला क्लास हो चुका है। श्वास ही जीवन की शुरुआत किसने की? गुरु पद्मसंभव 1200 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय। गुरु डिंगलेमी एक अंग्रेज जो इसे अमेरिका ले गए। 1977 में मुंबई में गुरु ज्योतिर्मयानंद। भारत में जीवन और श्वास का संचालन कौन करता है? प्रतिबिंब, ये प्रतिभा गलत लिखा है, प्रतिबिंब चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 2018 में हुई। जीवन और श्वास कौन सिखाता है? प्रतिबिंब चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा योग्य शिक्षक निस्वार्थ स्वयं सेवक है। कौन लाइफ एंड ब्रेथ कोर्स कर सकता है? लाइफ एंड ब्रेथ यानी इंग्लिश में हम सिखाते हैं जिसका नाम है लाइफ एंड ब्रेथ, हिंदी में सिखाते हैं उसका नाम है श्वासी जीवन। दोनों कोर्स एक ही है, भाषा अलग है। 18 साल से ऊपर का कोई भी कर सकता है। किसी भी धर्म, लिंग या समुदाय के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि हम इसमें कोई भी धार्मिक चीजें नहीं सिखा रहे हैं। हम आपको शरीर के बारे में सिखा रहे हैं। आप कोई भी धर्म से हो, आपको हम मन के बारे में सिखा रहे हैं, आप कोई भी धर्म का पालन करते हो, और आपको हम प्राण शक्ति के बारे में सिखाते हैं। मुस्लिम शरीर हिंदू शरीर से अलग नहीं है। मुस्लिम गुस्सा हिंदू गुस्से से अलग नहीं है। मुस्लिम प्राण शक्ति हिंदू माँ प्राण शक्ति से अलग नहीं है। तो ये भेदभाव इंसान ने बनाए हैं, भगवान ने नहीं। भगवान ने सिर्फ शरीर, मन और आत्मा, ये 3 चीज बना के आपको बनाया है। ये चीज का ध्यान रखें। श्वासी जीवन कैसे सिखाया जाता है? प्रति सत्र एक पाठ, 1.5 घंटे का एक सत्र, एक पाठ, प्रत्येक पाठ एक मुद्रित या PDF के प्रारूप में दिया जाएगा। बेसिक कोर्स के लिए 20 सप्ताह है। स्वैच्छिक अध्ययन का समूह आप बना सकते हैं आपके कक्षा में जो है उन दोस्तों के साथ। और बुनियादी पाठ्यक्रम बेसिक कोर्स की लागत कितनी है? केवल 1,500 रुपया। स्विगी जोमेटो में 3 पिज्जा मंगा लो, 1,500 रुपया आप खर्चा कर लेंगे। आपको यहाँ 1.5 घंटे के 20 सत्र सिर्फ 1,500 रुपए में दे रहे हैं। एक पाठ्यक्रम आपको 75 रुपए में दिया जा रहा है। एक भेलपुरी या इडली वड़ा सांबार में आपको एक पाठ्यक्रम दिया जा रहा है जो आपके जीवन को सुधार देगा, इसकी गारंटी है। फायदे क्या हैं? स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सफलता मिलेगी, खुशी मिलेगी। और हम जो पैसा आपसे लेते हैं उसमें थोड़ा बहुत तो हमारे ऑफिस का खर्चा निकल जाता है, थोड़ा बहुत आपको जो पाठ्यक्रम जो भारत में है उनको हम पाठ्यक्रम प्रिंटेड बुक के फॉर्म में आपको देते हैं, कुरियर से आपके एड्रेस पे भेज देते हैं। और जो पैसा बचता है वो पैसे से हम चैरिटेबल काम करते हैं। जैसे कि सांगली में हमने 2019 में बाढ़ आई थी तो 53 फैमिलीज को किचन के 70 पीसेस दिए थे। 5.5 लाख का हमने खर्चा किया था। 70 पीसेस के एक बैग की कीमत थी लगभग 9,500 या 10,000 रुपए की थी। तो 53 फैमिलीज को हमने ये दिया था। हमारे स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर संजीव पाटिल हैं, डॉक्टर वृंदा पाटिल सांगली की हैं, तो उन्होंने ये सब आयोजन किया था। हमारे वॉलंटियर्स गए थे, उन्होंने ऐसे बैग्स बनाए थे, हमने सब माल खरीद के उनको ऐसे बांटे थे। फिर रायगढ़ जिला में एक तूफान आया था जिससे 16 घर बर्बाद हुए थे, तो हमने ऐसे पक्के घर बांध के दिए थे। हमारे ट्रस्टी हैं नरेश पाड़िया जी जो उसका उद्घाटन कर रहे हैं। 16 घर हमने बांध के दिए।
फिर सावरडे में 2021 में हमने एक चेक डैम बनवाया था। यहाँ पे कोई डैम नहीं था, ये पानी पूरा बह जाता था, फिर पूरे साल भर इस गांव में सूखा पड़ा रहता था। तो हमने 2021 में एक चेक डैम बनवाया। फिर नायर अस्पताल में हमने कोविड के दौरान एक ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन लाइट भेंट दी थी, जिसका हमें बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी से एक लेटर भी आया, थैंकिंग लेटर। ये जो डैम बना है अभी, आज देखिए, आज उस डैम में इतना पानी जमा है। ये डैम हमने बनवाया और आज इतना पानी जमा है, करीब करीब 1.5 लाख लीटर पानी, 1.5 लाख करोड़ लीटर पानी इधर जमा है। नहीं तो ये पूरा पानी बह जाता था। फिर हमने पालघर में एक स्कूल बनवाई प्राइमरी बच्चों के लिए, कक्षा 1 से 4 तक। वो स्कूल का काम अभी कंप्लीट हो गया। ये भूमि पूजन का चित्र है, हमारे नरेश पाड़िया जी भूमि पूजन कर रहे हैं। तो ये सब काम हम करते रहते हैं। हमारे टीचर्स या वॉलंटियर्स एक पैसा नहीं लेते हैं। ये कोर्स हमारी संस्था में एकदम फ्रीली किया जाता है। बाकी का पैसा जो हमारे पास आता है वो चैरिटी के काम में हम खुद जाके चेकिंग करके, एग्जामिन करके वहां खुद पैसा बांटते हैं काम के लिए। मतलब सीमेंट खरीदी किया, ईंटें खरीदी की, वो सब पैसा हम खुद बांटते हैं। हम किसी को ऐसे ही चेक फाड़ के नहीं देते। चैरिटेबल वर्क में हम खुद जाते हैं। हमारे सुरेश आहूजा ट्रस्टी हैं, आज एडमिन यूजर बोल के यहाँ बड़े हैंडसम लग रहे हैं, देखिए एडमिन यूजर नमस्कार कर रहे हैं आपको सबको। तो ये सब काम हमारे ट्रस्ट में होता है। आपको अगर जादू का अनुभव करना है तो ये पाठ्यक्रम आप जरूर करें। आपके सवालों का जवाब देने में मुझे खुशी होगी, लेकिन उसके पहले मैं 2-3 स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ, पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो अगर कुछ कहना चाहें राजी खुशी से, तो मैं उन्हें निवेदन करता हूँ कि आप अगर कुछ अपने नए स्टूडेंट्स को बताना चाहें तो प्लीज बताइए। सर मेरे को बताना। मधु जी मेहता है और रुक्मिणी वाधवा है, शशि हैं, मालती धोलिया हैं, ये सब ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। चलो आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है, आप फटाफट बताइए। मधु जी आप बताइए पहले। सर आपने बहुत अच्छी आज तो शुरुआत तो कर दी है। और मैं दुबई में रहती हूँ, 44 ईयर्स से रहती हूँ। अब जैसा कि आपने कहा ना कि मैं वेदर को यहाँ पे दोष नहीं दे सकती हूँ, मुझे वीजिंग होती थी, पर मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे किसी ने सांस लेना ही नहीं सिखाया था। तो मुझे यहाँ पे वेदर, एसी की वजह से, हेरिडिटी की वजह से वीजिंग होने लग गई थी बहुत ज्यादा। और जैसा कि डॉक्टर्स ने अपना काम किया, मुझे स्टेरॉइड वगैरह दिया, इनहेलर्स दिए, मेरी काफी तबीयत खराब रहती थी। लकीली एक दिन मेरे बहुत कलीग, क्लोज मित्र हैं सुरेश जी, जो अभी आप मिले, उन्होंने मुझे बुलाया पूना में शिविर के लिए, पर मैं दुबई से नहीं आ पाई थी। तो मैंने लॉकडाउन, जैसे कि लॉकडाउन में आप लोगों ने जो ये काम किया है, मेरे लिए तो मतलब मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई। और मैंने आपके बेसिक कोर्स 2 किए हैं, नंबर 2 एंड नंबर 4, दोनों एक सर से किया है मैंने, प्रवीण सर से, एक उषा मैम से किया है। मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, सारा सीखा आप लोगों से। और जो आज 2 साल हो गए सर, मुझे कुछ भी नहीं, मैं आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, एनी इनहेलर्स, और टचवुड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी एकदम लाइफ चेंज हो गई है। और मुझे तो केवल एक लाइक अस्थमा की प्रॉब्लम थी, पर दूसरे भी मुझे बहुत हेल्प करी है बिकॉज ऑफ दिस एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिस की वजह से और सब। तो मैं आपका, आप तो मेरे गार्जियन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं शशि बुहानिया बैंगलोर से। मेरी तो शेयरिंग वैसे बहुत है, लेकिन जल्दी सर ने 2 मिनट टाइम दिया है तो जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा। कोरोना के टाइम पे 2020, 2 साल पहले, मेरे को कोरोना के डर से इतना भय घुस गया था कि एंजाइटी हो गई। एंजाइटी में इस स्तर पहुंच गया कि मेरे को एक साइकेट्रिस्ट को ही दिखाना पड़ गया। और साइकेट्रिस्ट को दिखाने के मतलब है कि आप दवाई लेते रहिए और चलता रहेगा सिलसिला। डॉक्टर के यहाँ लेके गए परिवार वालों ने, डॉक्टर ने बताया कि आपको मेडिसिन दे तो रहा हूँ,
लेकिन ये मेडिसिन खाली आपका बीमारी सप्रेस करेगा। डॉक्टर की बताई हुई बात है, जनरली डॉक्टर्स वैसे बोलते नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस प्लस मेडिटेशन करिए तो उससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और वो बोले कि अगर आपको ठीक होना है तो, अगर दवाई पे निर्भर है तो करिए, किसको ठीक नहीं होना होता है। तो मैंने तो बस शुरू किया। उसी समय मेरे एक परिवार वाले, निकट परिवार वालों ने मेरे को ये कोर्स के बारे में बताया, मैंने ज्वाइन किया। और उस समय मैं 5 मिनट एक जगह बैठ नहीं सकती थी। मेरे को बैठने में इतनी तकलीफ होती थी, लगता था कि वो भय की वजह से दिन भर चलती रहती, कुछ भी मन नहीं लगता, काफी कुछ प्रॉब्लम्स थी। फिर मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया, लाइफ एंड ब्रेथ किया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू की और मेडिटेशन शुरू किया। मेडिटेशन में तकलीफ होती थी बैठने में शुरू में, धीरे धीरे उसकी आदत पड़ गई और फिर बाद में चलता रहा सिलसिला। धीरे धीरे मेरे को लगा कि मेरी फियर, एंजाइटी गायब हो रही है। थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन आज तो मैं उस चीज से मुक्ति है। और मेरे को 2 साल हो गए ये कोर्स में। मैंने लाइफ एंड ब्रेथ का बेसिक कोर्स 7-8 टाइम्स कर लिया है और लगता है कि हमेशा करती रही हूँ और सीखा है मैंने। मतलब हर कोर्स में, हर बैच में मैंने नया नया चीज सीखा है। तो मेरे को लगता है कि ये कोर्स मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग कोर्स था। और भी प्रॉब्लम्स तो खैर बहुत ही, नोज ब्लॉकेज का एक बड़ा प्रॉब्लम था, वो मेरे को काफी साल से था। और मैं नेज़िबियोन जो नोज ड्रॉप्स होता है वो मैं हमेशा लेके चलती थी मेरे साथ। मेरे को उसके बिना मैं कहीं ट्रैवल ही नहीं करती थी, या अगर बैंगलोर में भी कहीं जाना है तो पर्स में रहता था। और वो उसमें अगर नया लूं तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती, 2 तकिया लेके सोती थी, ऊंचा तकिया लेके। धीरे धीरे ये कोर्स करते करते कब ये गायब हो गया ये मेरे को खुद को भी नहीं मालूम। लगता है कि जैसे कि कोई मिरेकल हो गया हो या कुछ ऐसा बात है। तो ये एक और 7 महीने पहले अभी मैं गिर गई थी घड़ी में, मेरे को काफी जोर चोट आई, सर में 7 स्टिचेस भी आया और 7 स्टिचेस आया। लेकिन उस दौरान मैंने हॉस्पिटल में भी मतलब मेरे को लेके गया और डॉक्टर ने उसमें स्टिचेस लगाने के बाद बोला कि आपको ये पेन किलर दे रहा हूँ, आप ये पेन किलर जरूर ले क्योंकि आपको दर्द काफी होगा। मैंने बोला ठीक है मैं तो लेती हूँ। मैं हॉस्पिटल से जब इमरजेंसी वार्ड से मेरे को लेके गया तो व्हील चेयर मंगाया गया। मैं बोली नहीं, व्हील चेयर की जरूरत नहीं है, मैं पैदल ही चली जाऊंगी गाड़ी तक। डॉक्टर बोला नहीं चक्कर आ जाएगा। मैं बोली कुछ नहीं होगा और मैं चली गई पैदल। घर आई, मेरे बच्चों ने बोला मामा ये पेन किलर जब आपका होगा तो आपको पेन किलर लेना पड़ेगा। आई टोल्ड ओके रख दो आप, तो फिर मैं ले लूंगी। लेकिन बिलीव मी मेरे को एक पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ी। चोट इतनी बड़ी थी, 7 स्टिचेस का मतलब आप लोग भी समझ सकते हैं कि कैसी चोट होगी। लेकिन मेरे को पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे को खुद को ऐसा लगता है कि इट वॉज अ मिरेकल, इट वॉज अ मिरेकल। एंड टिल डेट आई हैव नॉट टेकन एनी मेडिसिन और 7 महीने से मैं टोटली मेडिसिन फ्री हूँ। एंड आई एम लीडिंग सच अ हैप्पी लाइफ which I don't ever think I can get anywhere. So I request everyone who is in this group, please join, अनुभव करिए। बिना अनुभव के देखिए कुछ आपको मालूम नहीं होगा। इसीलिए जैसे बोलते हैं ना, eat the cake to know the flavor, that is truly said. So finally सर बोलेंगे कि शशि अब बंद करो, इसलिए बेटर है कि मैं आपसे विदा लूं और आप लोग प्लीज ज्वाइन करिए एंड यू सी द डिफरेंस, है ना अर्चना जी? बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। मेरी और बहुत सी लंबी कथाएं हैं, अगर सब जुड़ेंगे तो धीरे धीरे मैं शेयर करती रहूंगी, क्योंकि मेरे को 1.5 घंटे कम है बोलने के लिए। सर आप म्यूट है। रुक्मिणी अनम्यूट। यस सर। मैं रुक्मिणी वाधवा, एक्चुअली आई एम योगा इंस्ट्रक्टर। मैं लास्ट 9 ईयर से योगा सिखाती हूँ। मैं कहा कि तो ये कोर्स ज्वाइन कर, तो मैंने सोचा कि अभी ब्रीदिंग्स तो आती है, हमें सिखाया गया है, बहुत कुछ योगा में हमने सीखा है, सिखाते भी हैं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर मेरी ननद ने इंसिस्ट किया नहीं तू कर,
मैंने कहा ठीक है। तो मैंने काफी बेमन से मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर मेरा मिस हो गया था, तो मुझे सेकंड थर्ड लेक्चर मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद मैंने सर से मैंने थोड़ा बहुत सीखा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं कोर्स बढ़ता गया, मेरा इंटरेस्ट इसमें काफी अच्छा हो गया, और मैंने अपने आप में बहुत डिफरेंस फील किया। योगा टीचर तो थी मैं, लेकिन मुझे सियाटिका पेन होता था। तो जैसे जैसे मैंने इन ब्रीदिंग्स का अभ्यास किया, तो जो पेन होता था उसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम हो गई। मुझे फ्रीक्वेंटली पेन होता रहता था, उसकी फ्रीक्वेंसी तो काफी कम हो गई, और अपने आप में मैंने अपना एनर्जी लेवल भी काफी महसूस किया कि एनर्जी लेवल भी बूस्ट हो गया है। और उससे बड़ा फायदा जो आपका थॉट प्रोसेस होता है वो काफी चेंज हो जाता है। इसमें आपको इतनी पॉजिटिविटी इतनी भरी जाती है। जो भी नेगेटिव थॉट्स है, अगर आप देखेंगे हमारे समाज में बहुत नेगेटिव बातें होती रहती है। आप कहीं पर भी देखें, किसी से बात करें, सब नेगेटिव बातें ही बोलते हैं, पॉजिटिव बातें बहुत कम ही बोली जाती हैं। तो उन नेगेटिव बातों को आप अपने आप से कैसे दूर रख सकते हैं? जो हमारा माइंड है, माइंड में सब कुछ बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, उन विचारों को कैसे सही डायरेक्शन देना है मेडिटेशन के माध्यम से, वो हमने इस कोर्स में सीखा। एंड ये कोर्स मैंने 4 बार किया है। अब लास्ट जो था 4th टाइम, वो रेसिडेंशियल कैंप था 5 दिन का, जो बहुत ही अमेजिंग था। मेरे पास शब्द नहीं है उस एक्सपीरियंस को बयां करने के लिए। तो ना सिर्फ फिजिकल लेवल पर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सभी लेवल पर, इवन मैं ऐसे कहूंगी कि फाइनेंशियल लेवल पर भी आप और अच्छा कर सकते हैं। आप अपने आप में अपने आप लाइफ में प्रॉस्पेरिटी महसूस करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी हैं अभी इसी वक्त, प्लीज ज्वाइन करें। और जो 1500 फीस है, तो ऐसा समझिए कि आप 1500 तो बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट है जितना ज्ञान इसमें आपको मिलेगा। तो सभी ज्वाइन करें, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। और थैंक यू सर, थैंक यू इतना कुछ हमें सिखाने के लिए, इतना ज्ञान बांटने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू रुक्मिणी। मालती। नमस्ते, मैं मालती दुलिया बॉम्बे से। मैं 4 साल से इस कोर्स में जुड़ी हुई हूँ, और मैंने भी रुक्मिणी जी की तरह 4 बार किया। मुझे 20-25 साल पहले फ्लाइट से मैं आई और मुझे वर्टिगो हो गया। एक रात में हॉस्पिटलाइज हुई थी, और डॉक्टर ने कहा कि अभी तो दवाई देती हूँ, लेकिन ये आपको हमेशा आपके पर्स में रखना ही है। आप कभी भी कहीं भी ट्रैवल करो तो यू नेवर नो, कभी भी मतलब वर्टिगो हो सकता है। उसके बाद थोड़े थोड़े महीनों के बाद होता भी था। मैं इतनी डरती थी, ऊपर देखने, कपड़ा सुखाने के लिए भी मैं नहीं देख सकती थी, इतनी मतलब वो अनुभव खराब हुआ था। लेकिन ये 4 साल के बाद ये कोर्स ज्वाइन किया और रेगुलर ये प्रैक्टिस वगैरह किया, एक बार भी मुझे वो नहीं हुआ। और ऊपर आराम से कपड़ा सुखाती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। मैं फ्लाइट में या तो गाड़ी में भी ट्रैवल करती हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। ये तो फिजिकल लेवल की बात है, पर हमारे इमोशन और माइंड के ऊपर भी बहुत असर होती है। जैसे भले सबसे हम अच्छे रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई कोई इंसान के साथ हमारा थोड़ा ये हो जाता है। लेकिन अभी वो भी नहीं रहता है कि अच्छा ठीक है, वो अपने हिसाब से है, मतलब वो चेंज आ गया। और मैंने जितनी मैं खुश होके, मेरा एक्सप्रेशन देख के मैं जितने लोगों को बताई हूँ, 40-50 लोगों को, सब आके मुझे बोलते हैं कि मालती थैंक यू, तूने बताया। मैंने बोला सर को बोलो, मुझे मत बोलो। और एक लेडी है हमारे दूर के रिलेटिव, 91 ईयर ओल्ड है। तो वो पहले बोलती थी अरे यार मैं कैसे करूंगी, अभी तो उम्र है और उसका आंख में कुछ प्रॉब्लम है, वो पढ़ भी नहीं सकती, एक मतलब वो बाहर निकल गया है उसका। तो मैंने कहा अरे आप ऐसा क्यों सोचते हो, आप तो मतलब पढ़ी लिखी है, आप एंजॉय करो। तो उन्होंने एक बार किया ऑनलाइन, बोलती है मालती 20 संडे पता ही नहीं चला, अभी मैं क्या करूं। मैंने कहा अभी वापस करो। देन शी डिड सेकंड टाइम, और हमेशा मुझे बोलती है तू मेरी बेटी है, तो मेरी लाइफ में इतनी खुशी आ गई। अभी मैं हस्बैंड नहीं है, लेकिन बेटा बहू के साथ भी इतना प्यार से रहती हूँ, मुझे एनर्जी आ गई। मुझे लगता नहीं कि मैं अभी 91। उनकी बात सुन के मुझे इतना अच्छा लगा। वो बोलती है तू सर को बता ना, मैं तो मेरा फेस नहीं दिखा सकती हूँ, इसलिए मैं उनकी बात भी आपको कर रही हूँ। और सच्ची माइंड के ऊपर, इमोशन के ऊपर, यानी अब पूरा अपने जीवन के साथ इतना असर आता है कि तुम लगता है कि
वेरी हैप्पी हैप्पी हैप्पी, बस और कुछ नहीं। और थैंक यू सर वेरी मच। Thank you, Malti. Thank you all of you for sharing, and thank you all of you for attending. So I hope you will be motivated enough to join this course. अगर join करेंगे तो आपको हम अगले Friday मिलेंगे। नमस्कार। Thank you, sir. Thank you, Thank you. Suresh ji. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you.